सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हम पहले ही कह रहे थे कि कमज़ोर टीम है, कमज़ोर हदफ भी हम इसको तस्वर कर रहे थे, लेकिन वो वाकई में कमज़ोर टीम एक साबित हुई है और हम लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से, हाँ ना, मुझे तो लगता है कि उन्होंने एक दफ़ा बता दिया कि अच्छा, हम भी कोई ऐसी टीम नहीं है 140 अगर उन्होंने हाँ, लेकिन ये है कि इतनी इस टीम से 140 मतलब फिर भी आप मतलब कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात होती है। लेकिन हमजा, हम लोगों ने जो स्कोर हम लोगों ने किया था, हमने जो रखा टारगेट, वो बेहतरीन था। और ख़ासतौर पर अगर बात करें हम बाबर आजम की और रिजवान की, तो क्या शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बहुत ही कमाल। अगर हम पावर प्ले की बात करें, जो बाबर और रिजवान खेल रहे थे, रिजवान का तो हमें लग रहा था कि एक दफ़ा अपील भी ऐसी आउट भी हो गए थे, वो बाद में फ़ायदा हुआ, नॉट आउट। लेकिन आप देखें कि बहुत मुश्किल था पावर प्ले में खेलना। बहुत अच्छी बॉलिंग वो नपी तुली कर रहे थे। आखिर में आकर रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और हफीज ने अच्छी बैटिंग की। कल के मुझे मैच में लग रहा था कि शायद बाबर आजम या रिजवान दोनों में से कोई सेंचुरी तो स्कोर करेगा। बाबर से लग रहा था खास तौर पर, क्योंकि बाबर बहुत जल्दी 70 पर आ गए थे, फिर आउट हो गए, फिर काफी टाइम था, क्योंकि उसके बाद 30 देखे ना, 70 पे वो, तो उसके बाद 30 तो कर लिया सीधा सीधा हफीज ने आके, तो वो 30 ये भी कर सकते थे और खैर वो आउट हो गए। तो आप अपने टीवी की नजर उतारना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि जितना माशाल्लाह ये अच्छा खेल रहे हैं, अब हमारी नजर ना लग जाए। अब यानी कि 4-0 है, 4-4, क्योंकि हमने 4 मैचेस खेले और 4 के 4 हमने विन किए। स्कॉटलैंड से रह गया, उम्मीद तो ये है कि 5 से होगा, लेकिन असल मैच, क्योंकि हम क्वालिफाई कर गए ना सेमीफाइनल में, असल मैच सेमीफाइनल है। क्या ऑस्ट्रेलिया से जोड़ पड़ेगा या साउथ अफ्रीका से, क्योंकि लग रहा है इंग्लैंड तो शायद टॉप ही कर रहा होगा और पाकिस्तान भी शायद यहाँ से टॉप ही कर जाएगा। तो इस पर खैर तफसील से बात होगी। आप लोग नजर शजर उतारें अपने टीवी की, क्योंकि अब नजर लगी तो या भारतीयों की नजर लगेगी, क्योंकि वो भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा हमजा, सब लोग ही तारीफ करें, और खासतौर पर अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से और ओवरऑल उनकी जो इस टाइम अगर रैंकिंग के हवाले से भी देखें तो जो उनकी रैंकिंग में भी काफी वो ऊपर चले गए और 15 में भी उन्होंने दूसरे नंबर पर है T20 में, दूसरे नंबर पर है। आज जो रैंकिंग जारी होगी, आज बुध को उमूमी तौर पर ICC की रैंकिंग जारी होती है। आज बाबर आजम दुनिया के ODI के बाद, क्योंकि वनडे के इस वक्त वो बेहतरीन बल्लेबाज है, नंबर 1 है, आज T20 के भी नंबर 1 बल्लेबाज हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त डेविड मिलान है वो दूसरे नंबर पर वापस आ जाएंगे। वो दोनों मैचेस में स्कोर नहीं कर सके, बाबर ने दोनों में हाफ सेंचुरी की और शायद नीचे से रिजवान भी चौथी से तीसरी पोजीशन पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें वैसे शाहीनों की, तो इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि उनकी जो उड़ान है वो माशाल्लाह से बड़ी ऊंची जा रही है। और अगर हम चारों मैचेस की बात करें तो चारों में ही परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देखने में मिली। और हमजा, अगर हम लोग कह रहे थे ना कि हम अगर टॉस जीत कर हम बैटिंग अगर करें या इस तरह से, मतलब हम लोग कह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करें तो हम लोग क्या चेस कर सकेंगे या इस तरह हम टारगेट इतना रख सकते हैं। तो इस मैच में हमने वो जो था ना, हमने प्रूव कर दिया कि हमने जो है टारगेट भी एक बड़ा दिया है। हम इतने अच्छा, मतलब हम अब खेल रहे हैं कि हम टारगेट भी अच्छा दे सकते हैं। यही बात आमिर सुहेल साहब बारहा कर रहे थे कि अब आप लोगों को ये पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि पहले बैटिंग करें, ताकि अगर सेमीफाइनल और फाइनल में आप टॉस हारते हैं तो फिर कहीं मुश्किलात ना हो जाएं। मुश्किलात हुई हैं वैसे, अगर देखा जाए इस टीम के मुकाबले में, अगर दूसरी शायद कोई टीम होती ज़्यादा मुश्किलात हो जाती। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कौमी टीम के कप्तान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमें ट्राई करना है कि हम पहले बैटिंग करें बाद में बॉलिंग करें ताकि हमें आइडिया हो सके, हमें मुश्किलात तो हुई हैं। टीम भी देखें तो इतनी तगड़ी टीम नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि टॉस का किरदार सेमीफाइनल में खास तौर पे बहुत अहम हो जाएगा कल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखें तो? देखिए, टॉस का किरदार जो है पिछले 3-4 दिन तो बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि ऑस इतनी ज्यादा नहीं पड़ी, लेकिन कल ऑस काफी ज्यादा पड़ी है। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक और मैच में जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, टारगेट लगा के करने की। कल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला और जो खुशी की बात थी वो ये थी कि गीले गेंद के साथ मैनेज बहुत अच्छा किया बॉलर्स ने। अच्छा, बिल्कुल। अगेन फास्ट बॉलर का थोड़ा सा स्पिनर्स का हल्का सा ब्रेक भी हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने मैनेज अच्छा किया। फील्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगले मैच में पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे ताकि एक दफा और प्रैक्टिस उनको मिल जाए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, हम जिस हमने कल की जो मैच था उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, आप नहीं समझते कि हमें हैदर अली को खिलाना चाहिए था फ़खर जमान की जगह, क्योंकि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है हमें उस तरह की वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रही जिस तरह की में होते हैं वो? देखिए, उन्होंने एक दो मैचों में झलक तो दिखाई है कि उनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन रन्स नहीं हो पा रहे। कल मेरा ख्याल है कि वो इनिंग्स को मोमेंटम देने के चक्कर में थोड़ा सा वो चांस लेके आउट हो गए। मैं समझता हूँ अगर कोई एक चेंज बनती थी तो वो बनती थी, आप अगर हसन अली की जगह वसीम को ट्राई कर लेते, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शो किया हसन अली के ऊपर, उनको नया बॉल करवाया जिसका फायदा भी हुआ, और कल उन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की। सो आई थिंक टीम जो है वो कंफर्टेबल है कि हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लेयर्स जो है फॉर्म में भी आ रहे हैं। कल हफीज ने भी स्कोर कर दिया, फॉर्म उनकी ठीक थी, बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था लेकिन ही वाज शॉर्ट ऑफ रन्स। कल उन्होंने भी रन्स कर लिए, सो प्रेशर इज ऑफ फॉर द बिग गेम। ठीक है आमिर भी, ज़रा ये शादाब के हवाले से बताइएगा। शादाब कल भी हमें उस तरह से अच्छी बॉलिंग करते हुए नहीं मिले, और शादाब का काम हमें अंदर विकेट्स लेकर देना है कि दरमियान में स्पिनर्स जो बाकी टीम्स के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, हम शादाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शादाब भी वैसे ही करें, लेकिन शादाब उसमें नाकाम रह रहे हैं। क्या हमें नवाज को ट्राई नहीं करना चाहिए था, या अगले मैच में ट्राई नहीं करना चाहिए, या फिर इमाद है तो हमें नवाज की क्या ज़रूरत है? देखिए, शादाब ने कल ट्राई की, जो अच्छी चीज है, उन्होंने कल फ्लाइट करने की कोशिश की, और उसमें उनके काफी अच्छे गेंद भी गिरे, और मैं समझता हूं कि अगर वो इसी माइंड सेट के साथ बॉल करेंगे तो उनको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी बड़े मैचेस में। ठीक है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, आप समझते हैं कि अब जो है, क्योंकि अब हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो कर गए हैं, अब हमें कुछ खिलाड़ियों को जो नेक्स्ट मैच है उसमें हमें रेस्ट देना चाहिए, ताकि हम जब सेमीफाइनल खेल रहे हों तो उसमें जो है वो फ्रेश जाएं और मतलब फिर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, एक फॉर्म में है तो लगे रहने देना चाहिए, इन्हीं को खेलते रहिए? मैंने इसलिए बार बार ये कहा था कि अगर आपने जरूरी समझते हैं कि चेंजेस करनी है तो आप पिछला जो मैच हुआ है नामीबिया के खिलाफ उसमें करें, और जो आपका लास्ट मैच होगा तो उसमें आपने अपनी वही पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना है, ताकि आपको एक ड्रेस रिहर्सल मिले फॉर द सेमीफाइनल्स। अब मेरा ख्याल है चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सेम टीम के साथ ही जाने की जरूरत है। ठीक है आमिर भी, अगर हम अपने ओपनर्स की बात करें, हमने पहले 6 ओवर पावर प्ले के खास तौर पर देखा, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर ने फिर चार्ज किया, आमतौर पर रिजवान किया करते हैं, और फिर उन्होंने बहुत आराम से 10 ओवर गुजारे और आगे जाके उन्होंने अच्छी हिटिंग की। क्या हमारी यही स्ट्रेंथ है और यही हमारे ओपनर्स का रोल है? क्योंकि कल पहले बहुत तनकीद हो रही थी, भाई स्कोर ही नहीं हो रहा। देखिए, कई दफा बॉलर्स जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो फिर जो है वो फिर थोड़ी देर बर्दाश्त करना पड़ता है एज ए बैट्समैन आपको। इसलिए मैंने उस दिन भी यही कहा था कि जॉस बटलर की आप बैटिंग देखें, पहले बॉलर छाए हुए थे, उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन्होंने बॉलर्स टारगेट किया, उन्होंने कहा हमने स्पिनर को नहीं मारनी, ये वाले बॉलर है इनको हम लोग जो है मारेंगे। तो उसकी वो जो स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी काम की। मैं समझता हूँ कि कल जब बैटिंग स्टार्ट की है पाकिस्तान के ओपनर्स ने, वो पहले जो है वो चौकों के चक्कर में आए हुए थे। अगर बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं तो लाइन में आके सॉफ्ट हैंड से खेल के सिंगल दुक्का करते रहते तो ये वाला प्रेशर ना बनता। बड़ी टीमों के खिलाफ हमें ये करना पड़ेगा कि एकदम से जो है वो स्कोर रुकना नहीं चाहिए, आपको रन की तलाश में रहना चाहिए। कल हम लोग लकी थे कि दोनों बैट्समैन इन फॉर्म थे और इनके एज नहीं लगे। जब बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा होता है, इन्हीं बॉल्स के ऊपर ना एज लग के आप आउट हो जाते हैं। सो बिफोर समबडी गेट्स यू, आपने स्कोर बोर्ड को टिक करते रहना है। बिल्कुल। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अब हम सेमीफाइनल में किस टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मुकाबला होगा? मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा चांसेस जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ हमारे सेमीफाइनल्स होने के, और साउथ अफ्रीका को हम लोग बिल्कुल इजी नहीं ले सकते। बड़ी तगड़ी टीम है वो इस वक्त उस टीम में इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो क्वाइटली जो है अच्छा परफॉर्म करके और अपनी टीम का मोमेंटम बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं।
तो वो टीम जो है वो मेरा ख्याल है कि मोस्ट लाइकली हमारे मुद्दे मुकाबिल होगी। और लोग ये कहेंगे कि हम तो प्रैक्टिस मैच हारे हुए, लेकिन प्रैक्टिस मैच और सेमीफाइनल का बहुत फर्क है। साउथ अफ्रीका में इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये चोकर्स हैं बड़े मैचेस में जी। तो हमें भी ऐसी टीम चाहिए जो हमें इतनी ज्यादा जो है वो सेमीफाइनल में थ्रेट ना करे। ठीक है। अच्छा आमिर भी, अगर हम इतने अनबीटन चल रहे हों और फिर हम जाके सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे हों तो टीम का ड्रेसिंग रूम में और फिर ग्राउंड में जाके मोराल क्या होता है, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। और दूसरा कि इंग्लैंड बहुत बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान और इंग्लैंड को ही अगर देख लिया जाए, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल शायद इनका ही हो रहा होगा। इंग्लैंड क्या बहुत तगड़ी टीम है या पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा? देखिए इंग्लैंड की भी बैटिंग का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है। किसी मैच में उनके ओपनर्स करते हैं, किसी मैच में नहीं करते। उसके बाद आपने देखा कि जब जब इनकी जल्दी विकेटें गिरी हैं, पहली विकेट जल्दी गिरी है, तो उसके बाद 2-3 जल्दी बैट्समैन इनके आउट हुए हैं। डेविड मलान इतनी फॉर्म में नहीं है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। इनका अभी तक जो अच्छा काम कर रही है वो बॉलिंग ही कर रही है, क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक बहुत जबरदस्त है। और जो इंग्लिश कैप्टन कर रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी रोज चेंज करते हैं। किसी मैच में मोइन अली को बॉलिंग नहीं कराते, किसी मैच में नया बॉल करा देते हैं, कभी किसी को नया बॉल करा देते हैं। तो वो ऑपोजिशंस को गेसिंग में रखा हुआ है उन्होंने। तो आई थिंक टीम वो बहुत ज्यादा तगड़ी है और मेरा ख्याल है कि उनके पास रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है कि वो इन पिचेस के ऊपर वो पूरी तैयारी करके आए हुए हैं और एक खतरनाक टीम है वो, इसमें शक नहीं। ठीक है आमिर भी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की। अगर हम पहले 4 मैचेस की बात करें तो, और दूसरा मामला ये है कि हमें अब सेमीफाइनल पर खास तौर पर नजर रखनी है कि अब तो 2 ही मैच है। फाइनल जो है ना इंग्लैंड से होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमजा समझ रहा है या सोच रहा है, पता नहीं शायद कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है 1992 के वर्ल्ड कप वाली। अब वो हो जाए तो फिर तो टेंशन नहीं है। इंग्लैंड वाला मैच अगर वो रिपीट हो जाए फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो आप जीत जाएंगे। इंग्लैंड का मैच होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। फिर तो हिस्ट्री रिपीट हो जाए फिर तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम बहरहाल एक तगड़ी टीम है और बहुत सख्त मुकाबला। लेकिन मुझे हिस्ट्री रिपीट होती नजर आ रही है वैसे कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। 1992 का जो वर्ल्ड कप है, फिर बेशक बारिश से जीते या जैसे मर्जी जीते, बारिश तो खैर उधर नहीं होती है। लेकिन देखते हैं जी, अच्छी परफॉर्मेंस है टीम की। हम आगे उम्मीद यही रखेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस मजीद अच्छी रहे, नाकाबिले शिकस्त ही रहें अब। और अब अगले मैच के बाद तो शिकस्त के चांसेस ही नहीं है। उसके बाद तो जो हारा वो वापसी का टिकट कटा लेगा। हम आगे बढ़ के बात करेंगे। दुनिया आज के ज़माने में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और फासले जो है हम बात करते हैं कि जी सिमट के रह गए। ऐसे में डिजिटल मीडिया आने वाले वक्त की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और खबरों की बात कर ले, एंटरटेनमेंट की बात कर लें तो ये बहुत बड़ा जरिया होगा। अच्छा, इस सबसे अगर हम बात करें तो बड़ी खूबी वक्त की आज़ादी है। अगर हम अपने आप को देखें, अपने फुर्सत के वक्त में जब जहां और जैसे चाहे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं आप अपनी। उसके अलावा कि दुनिया भर के मशहूर टीवी और अखबार डिजिटल फॉर्म में चंद क्लिक्स के फासले पर हम लोगों को मिल जाते हैं। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन आज़ादी जो है, अगर हम कह लें कि जो ऑनलाइन, अगर हम जैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे होते हैं, तो उसको ख़तरा है। और मुल्क 2021 में 100 में से 25 पॉइंट्स तक गिर भी गया है। जी, 2020 में ये 26 पॉइंट्स पर था। और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को 2020-21 के दौरान मुसलसल बदसलूकी, हरासानी और दीगर मुश्किलात का जो है सामना रहा है और मजबूत तौर पर इनको निशाना बनाया गया। बिल्कुल। और रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ये भी कहा गया है कि जो मीडिया कारकुनान है और इंटरनेट सारिफीन है, उनकी डिजिटल आज़ादी को हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन मवाद की निगरानी के लिए मुतनाज़ क़वानीन के नफाज और नए सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर के जरिए मीडिया रेगुलेशन की तजवीज़ से ख़तरा भी है। ये सारी सूरत हाल है, हम इस पर बात भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उसामा। हमें ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020-21 के अरसे में डिजिटल मीडिया की आज़ादी, रेगुलेटरी दबाव और ऑनलाइन इजहार के खिलाफ धमकियों की वजह से मुतासर रिकॉर्ड जो है ना की गई है। आपकी नज़र में इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कवानीन इस तरह के लाए गए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया रूल्स जो पिछले महीने पास हुए हैं, गज़ट में चले गए हैं, उसमें काफ़ी कतरानें लग गई हैं कि आप इंटरनेट अब बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया को कहा जाएगा कानून के तहत किस मवाद को हटाया जाए, वो उनको हटाना पड़ेगा।
इसके अलावा जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो काफ़ी छूट देता है, लेकिन उसमें ये भी है कि सोशल मीडिया कंपनीज का डेटा लोकली एक्सेसिबल होना चाहिए और गवर्नमेंट को उसके पास एक्सेस होना चाहिए। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सहाफ़ियों पर केसेस जो है पीका कानून के तहत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसमें एक चिलिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है, जिसकी वजह से अभी सहाफ़ी डरते हैं तनकीद करने से। उनको ये खौफ होता है कि कहीं हम पे भी केस ना हो जाए, हमें भी जेल ना जाना पड़े। तो इस किस्म के जो प्रेशर्स आते हैं और फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलाई जाती हैं, अक्सर हुकूमत के पीटीआई के अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है उसकी तरफ से भी सहाफ़ियों को जो है अटैक किया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ज़ाहिर सी बात है कि जो सहाफ़ी हैं की आज़ादी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और खासकर इसका नज़र बहुत ज़्यादा ठीक है उसामा, हम डिजिटल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जी कि वैसे तो अब फ्यूचर रहा नहीं, अब तो हाल बन चुका है ये, और फ्यूचर तो खैर इसका लग रहा है कि बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर हम कदगने लगाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा चेक्स होंगे, वो क्या डिजिटल मीडिया की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी या बहुत बुरी बात होगी? और हमने तो दुनिया का मुकाबला करना है, सिर्फ अपने अंदरूनी मामला तो नहीं देखने, हम पूरी दुनिया से जब मुकाबला कर रहे होते हैं तो फिर ये फैसले कैसे होंगे? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीवी बन जाए तो फिर तो कोई ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हमें नहीं नज़र आएगा। लेकिन इसमें जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि डिजिटल मीडिया जो है वो सिर्फ न्यूज़ या उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होता है। काफ़ी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस पर्पसेस के लिए कनेक्ट भी करते हैं लोगों को। और सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं। अभी टिकटॉक जैसी ऐप्स में हमने देखा है कि छोटे शहरों गाँवों से भी लोग जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। तो इसकी जो इकोनॉमी के लिए इसके फवायद हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कदगने लगेंगी, अभी जैसे टिकटॉक काफ़ी महीनों से बंद है, तो जितने टिकटॉकर्स जो देहात में कमाते थे उनकी आमदनी का जरिया बंद हो चुका है। और फिर फॉरेन कंपनी भी जो है आपके मुल्क में इन्वेस्ट या बिजनेस नहीं करेंगी, वो कहेंगी अच्छा इधर तो इतने हर रोज नया कानून आ जाता है, दबाव आ जाता है, लोकलाइजेशन हो जाती है, तो हम क्यों ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हम इंडिया या वियतनाम या बांग्लादेश या किसी और मुल्क में कर लेंगे। तो इस वजह से काफी इस पे असर हम पे आता है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं उसामा, गुड कंट्रोल्स और बैड कंट्रोल्स में भी फर्क होता है। गुड कंट्रोल्स होने चाहिए? देखिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ये कंट्रोल का लफ्ज जो है हमारे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसमें अप्रोच यही होती है कि बस हम हर चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि आप आज़ादियाँ दें लोगों को, आपस और उसकी जो अच्छे फवायद हैं उनको जो है फर्क है। क्या होता है कि फवायद जो चीज़ों के उसकी कोई बात नहीं करता है, लेकिन जो थोड़े से थ्रेट्स या डेंजर्स हैं उसको हम इतना एग्जैजरेट कर देते हैं कि हमारे सारे कवानीन सिर्फ उसी के बारे में होते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि घर बैठे खवातीन, बच्चे, जवान इंटरनेट के जरिए कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने बिजनेसेस इस पे चल सकते हैं, घर बैठे आप बिजनेस कैसे चला सकते हैं, राइट। और इस तरह के दीगर बहुत फवायद हैं, उसके बारे में जो है ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया से हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को किस तरह पुट करते हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए, उस पे हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा। बिल्कुल उसामा, लेकिन अगर अब जिस तरह से हम बात करें डिजिटल मीडिया की आज़ादी की, अब इसके ऊपर जिस तरह से अब इसकी आज़ादी को मुतासर होने से हमने बचाना भी है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये चीज़ें बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपने आप को ज़्यादा इख्तियारात नहीं देने चाहिए, थोड़े चेक्स एंड बैलेंसेस हो। तो अगर वो केस करना चाहते हैं, आप एक जज से वारंट लें, तो उसमें जज की ओवरसाइट हो और उस वारंट के जरिए आगे आपकी इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक ही रेगुलेटर पीटीए को सारे पावर्स दे दिए गए। और एक जाहिर सी लॉजिकल बात है कि अगर आप भी एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो हम ये नहीं कहते कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि रेगुलेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए और रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा पावर किसी एक बंदे या इदारे के पास नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, ताकि प्रोटेक्शंस मिले, हमें हुकूक है उनकी प्रोटेक्शन हो।
हम यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी पावर्स जब आ जाती हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसको अब्यूज़ करते हैं वो, और वहाँ जो है फिर काम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे, और अगर हम देखें तो ठीक है, मतलब गवर्नेंस होनी चाहिए, जिस तरह से हमें उसे गवर्न करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल जो है वो लफ्ज़ शायद उसामा को लगता है कि वो नेगेटिव है, वो अच्छा लफ्ज़ नहीं है कि कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी चीज़ें हमें ये भी देखना है कि इंटरनेशनली जो मामलात हैं वो किस तरह से हैं, और कई चीज़ें हमें पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अगर देखें तो कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका पाकिस्तान हमेशा से तस्करा करता है, पाकिस्तान दिखाता रहा है, दुनिया को वो सबूत दिखाता रहा है कि डिजिटल मीडिया की वजह से कुछ नुकसानात समुंदर पार से भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हमसे अगर हम देखें कि ऐप्स को बंद करने से बेहतर मेरा ख्याल है कि ऑप्शन ये होना चाहिए कि उसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से उसको गुड गवर्नेंस वाली बात ही है, रेगुलेट कर दें उनको, बजाय इसे कि आप ऐप्स बंद कर रहे हो। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को भी खुद सोचना चाहिए। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर कोई भी अगर हम बात करें तो सवालात नहीं उठने चाहिए, ये मामलात तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं होने चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर हम बच्चों का अगर इसे लिंक करें तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शौक से वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, और उनका आप कह लें कि उनकी पसंदीदा एक चीज़ ही यही होती है कि वो वीडियो गेम्स खेल रहे हों। लेकिन ये जो वीडियो गेम्स बच्चे इतने शौक से खेल रहे होते हैं, एक रिसर्च भी है उसमें सामने आया है, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी उस पर होती हैं कि ये बच्चों की जहनी सेहत जो है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं शौक से खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हमें आज किन चीज़ों को एड्रेस करना है ख़ास तौर पर? कौन सी गेम्स अच्छी हैं, बच्चों को खेलनी चाहिए, कौन सी गेम्स ऐसी हैं कि पेरेंट्स को मना करना चाहिए कि बच्चे ये गेम नहीं खेल सकते। दूसरा, टाइम कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, हम ये देखते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना ना तो उसको कार्टून्स या वीडियो गेम्स लगा के दे दें, वो गेम खेलता रहे बच्चा, और आप साथ साथ खाना खिलाते रहें। तो ये क्या प्रैक्टिस ठीक है या नहीं, कि यार चलो कम से कम खा तो लेता है ना, वैसे तो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा होता। तो ये सारे मसाइल हैं। यही रीजन पेश किए थे हमेशा कि बच्चे चलो खाता नहीं है तो अब खा तो रहा है ना, वीडियो गेम अगर देख रहा है या कोई कार्टून्स देख रहा है तो फोन यूज कर रहा है तो खा तो रहा है, तो ये उसके लिए अच्छा है। फिर एक ये है कि वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं बच्चे, कि बच्चे बात नहीं कर रहे होते, मेहमान घर में आ रहे हैं तो बच्चे का दिल है कि अब ये पेरेंट्स तो हो गए हैं बिजी, मैं जाता हूँ दूसरी तरफ, मैं जाके आराम से जाके तो जी आराम से या तो वीडियो गेम्स लगा लें, या फिर वैसे ही कोई कार्टून्स या कोई ऐसे मूवीज़ वगैरह, इस तरह से बच्चे जो हैं वो शौक उनका ये होता है कि हम ये चीज़ें देख लें, बजाय इसके कि हम पेरेंट्स के पास बैठ आके गेस्ट वगैरह के साथ बैठें। बच्चों में ये मेल जो है ना वो काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है, वो लोगों से नहीं मिलना इतना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हम अपने वीडियो गेम्स को ज़्यादा टाइम दे दें उस टाइम में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों के जहनों पर क्या असरात पड़ रहे होते हैं, और अब जो रिसर्चेस सामने आ रही हैं उनमें तो बात ये पता लग रही है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पता कैसे लगेगा कि जी कि अब हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ तो हम 50 साल शख्स के बारे में सोचते हैं कि तुझे क्या मसला है भाई, तुम्हें भी कोई परेशानी है, तुम्हें कौन सी परेशानी है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, तो बच्चे का कैसे पता लगेगा। तो यही हमने जानना है। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने देनी चाहिए, चलें ठीक है, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कितनी? एक तो ये कि इसमें पहले तो एज लिमिट होनी चाहिए कि 2 साल तक तो आपने बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं है। उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी माइंड के लिए ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है, बहुत हार्मफुल चीज़ है, उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। 2 साल तक आपने फ़ोन इंट्रोड्यूस नहीं करना। 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने ये फ़ोन लेना है, पेरेंट्स देते हैं तो बच्चे को पता चलता है। और फिर इसमें यह है कि पेरेंट्स को भी अपना यूजेज कम करना है, क्योंकि बच्चा देखता है कि पेरेंट्स के हाथ पे फ़ोन है तो बच्चा भी मांगता है, और बहुत अर्ली फ़ोन दे दिया जाता है। हम वाकई ऐसा ही है कि ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है, ये एक डिप्रेस जनरेशन बड़ी होगी अगर इसी तरह फ़ोन का इस्तेमाल रहा, क्योंकि देखा गया। और फिर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अब ये कॉमन डिसऑर्डर्स बनते जा रहे हैं, और ये हमारे क्राइटेरियाज़ में आ रहे हैं, हमारे रोज़मर्रा केसेस सामने आ रहे हैं। 4-5 साल का बच्चा फ़ोन ही नहीं छोड़ता, पेरेंट्स तंग आए हुए हैं। स्क्रीन एडिक्शन जो है ना, इवन मनशियात के एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक है।
अच्छा क्या होता है, ये उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह अल्कोहल या बाकी नशावर चीज़ दिमाग पे जाके एक्ट करती हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। जब आप कोई गेम खेलते हैं डोपामीन रिलीज़ होता है, और डोपामीन प्लेयर का केमिकल है। ये आपको प्लेयर देता है, खुशी देता है, आपको मोटिवेट करता है। तो उस मोटिवेशन के लिए, उस प्लेयर के लिए आप इसको बार बार करते रहते हैं। अच्छा, एक इसके पीछे एक और भी चीज़ है। जब आपको डोपामीन मिलती है ना, आपके रिसेप्टर्स सेंसिटाइज होना शुरू होते हैं, रिसेप्टर्स बढ़ते रहते हैं। फिर उन्हीं रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करने के लिए आपको ज़्यादा डोपामीन चाहिए होती है। फिर क्या होता है कि टाइम बढ़ता जाता है। बच्चे जो है पहले थोड़ा देख रहे हैं, फिर सारा आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आता है कि जब तक वो जाग रहे हैं फ़ोन उनके हाथ में ही है। तो ये प्रैक्टिस लिमिट करने की ज़रूरत है। 2 साल नो फ़ोन, 2 साल से 5 साल तक आप 1 घंटा फ़ोन दे सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, और उससे ऑनवर्ड 2 घंटे, ठीक है। अगर उसने गेम खेलनी भी है तो 2 घंटे खेले, उसके बाद इसको लिमिट करें। अब इसके साथ आपने जब तक उसको रिप्लेसमेंट में कोई एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तब तक मसला रहेगा। आपने अगर फ़ोन छुड़वाना है तो आपने उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ देनी है, आपने ख़ुद कम्युनिकेट करना है। बच्चे आपकी तवज्जो मांगते हैं, आप ख़ुद उनसे डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, आप ख़ुद क्रिकेट खेल सकते हैं, आप ख़ुद उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके दिन की रूटीन पूछें, उनसे बातचीत करें, उनसे उनको टाइम दें, ताकि आप इस चीज़ से निकालें। क्योंकि जब पेरेंट्स का कनेक्शन होता है या किसी फैमिली मेम्बर का बच्चे के साथ कनेक्शन होता है तो वो एक तो उससे भी उसको थोड़ा आप खेलते हैं, प्लेयर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक केमिकल जनरेट होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। वो नर्चरिंग का केमिकल होता है, केमिकल ऑफ लव। आप बच्चे को हग करते हैं, किस करते हैं, तो बच्चे में वो एक केमिकल जनरेट होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, और ये उसमें सोशल स्किल्स डेवलप करता है। तो वो जो बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं, बच्चे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वाकई ऐसा है कि बच्चे अब उस तरह मिलते जुलते नहीं हैं, वो तन्हाई पसंद, वो अपने आप में रह रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन में रह रहे हैं। उन्हें सोशल स्किल्स का पता ही नहीं है, किसी से किस तरह मिलना है, क्या बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, बिकॉज दे आर 24/7 इनटू देयर फोन्स। और गेम्स खेलना, गेम्स में, और फिर गेम्स भी बढ़ते जाना। तो इसमें कुछ अर्ली साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को पिक करने की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि अगर आपका बच्चा जो है जब उसे फ़ोन नहीं मिला वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, और चीखना, स्क्रीम करना, ज़िद करना, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका फ़ोन इससे थोड़ा इसको लेना है, ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है। फिर बच्चे अगर टाइम के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दें, जैसे वो 24/7 फ़ोन्स पे हो तो और वो बार बार ये कहें नहीं मैं तो 1 घंटा देखता हूँ, मतलब उसको टाइम को कम करना शुरू कर दें। बच्चों का एजुकेशनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, अपने कमरे में बंद कर लें, नींद भूख के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाए, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपको फ़ौरन एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वाकई स्क्रीन एडिक्शन छुड़वाना इस वक्त मंशियात की एडिक्शन छुड़वाने से ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। इसमें आपको फुल फ्लेज एफर्ट करनी होती है, आपको उसके रिप्लेसमेंट में एक्टिविटीज़ देनी होती हैं, कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स नहीं हैं, और सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं कि पेरेंट्स डरते हैं उनको ग्राउंड्स में अकेले भेजते हुए। स्कूल्स बहुत छोटी छोटी जगहों पे खुले हुए हैं, तो इस वजह से कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, वो कम हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह बच्चे को ले जाएं अपने सुपरविजन में, वहाँ पे गेम खिलवाएं, जिस तरह हमारे ज़माने में होता था। वरना आने वाले टाइम में वाकई हम एक डिप्रेस जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। डॉक्टर उमा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे, रिसर्चेस भी आ रही है, वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाइल होने, लाइक उनकी कलाई में, मतलब कलाई में, कोहनी में और गर्दन में इस तरह से दर्द भी निकल रही है, और उनकी जो बॉडी शेप है वो भी थोड़ी चेंज होती है, जैसे कि वो हर टाइम लगे रहते हैं, झुक के लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो उससे उनके जो पट्टों के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पेरेंट्स क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और पेरेंट्स को अब क्या करना होगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी होगी कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हर कोई कर रहा होता है और पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चों को ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए? इसमें यह है कि इसके 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, कि इसके फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। आप कंटिन्यूसली फ़ोन देख रहे हैं, बैठे बैठे फ़ोन देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, गर्दन की दर्द,
कमर की दर्द बच्चों में बहुत कॉमन हो रही है, आई साइट के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये सब तो कॉमन मसाइल हैं। और वही बात कि गेम खेलते हुए तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, वो डेवलप हो रहा है, बच्चों में आ रहा है, हालांकि ये बच्चों में नहीं आता था। इसके साथ अगर इसके साइकोलॉजिकल मसाइल पे देखा जाए तो बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, स्टीम के, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इफेक्ट हो रही है कि वो जिस तरह उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ नहीं वो रह रही, क्योंकि वो फ़ोन के साथ कनेक्टेड हैं, वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कटते जा रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स का तो की रोल है यहाँ पे। बच्चा छोटा है, आप उसको अभी रोक सकते हैं, बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर तो वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप इसके आपको अपना फ़ोन का इस्तेमाल लिमिट करना है, ठीक है? आप ठीक है जहाँ तक ज़रूरत है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे रख ले, जैसे खाने के दौरान दे शुड बी नो फ़ोन साइड पे रख देने, उस दौरान फ़ोन नहीं देखना। या आपने 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, 24 घंटे हैं दिन में, आप जितने मर्जी बिजी हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं, वो आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे सिंपल छोटी छोटी बातें पूछें, दिन में क्या हुआ, आपके उस दोस्त ने क्या कहा, आपके टीचर ने क्या कहा, ताकि वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करें, ठीक है? और अब आपको जब बच्चा इस एडिक्शन में जा चुका है तो अब उसको वापस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। अब आपको उसको उसकी रिप्लेसमेंट में एक्टिविटीज़ देना पड़ेंगी। अच्छा, एक गेम फ़ोन पे जो है आप 2-3 घंटे बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चा 5-10 मिनट में इतने इवेंट्स देख लेता है, इस पे गेम्स हो रही हैं, ये हो रहा है, सब कुछ। इवन छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बोर हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, बोरियत। इस 5-6 साल के बच्चे के लिए बोरियत का लफ्ज़ सुनना बड़ा हैरान कुन है कि वो क्यों बोर हो रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट पे इतना कुछ देख चुका है कि अब उसे कोई भी चीज़ वो खुशी देती ही नहीं, उसको घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल ही नहीं मिलता। फिर इन बच्चों को वो बोरियत कम करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं। उन्होंने बोरियत कम करनी तो कुछ क्राइम्स में मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए होता है। वो थ्रिल तो उनको यहाँ से मिल के अब डोपामीन इतना ले लिया उन्होंने, अब उन्होंने बाहर से उनको वो एक्टिविटीज़ तसल्ली देती नहीं। तो वो इस तरह हम जो है, हम अगर इसको अभी से लिमिट नहीं करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी। और वही बात कि पेरेंट्स का की रोल है, पेरेंट्स ने अगर ये चीज़ हटवानी है तो उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ देनी है, उसमें टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, उनकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखें। ठीक है, आपके घर में बड़ा ग्राउंड नहीं है या आप बाहर ग्राउंड में नहीं भेज सकते, आप कुछ वर्कआउट तो कर सकते हैं ना बच्चे के साथ, एक कमरे में ही खड़े होकर वर्कआउट के कुछ सिंपल टिप्स हम वर्कआउट करते हैं इकट्ठे। हम कुछ मतलब बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, जैसे अगर हाउसवाइफ है तो कुकिंग में बच्चों को साथ, चलो आज ये रेसिपी ट्राई करते हैं, आज ये करते हैं, आप बताओ क्या करना है, उनकी सजेशंस लें। कपड़े धोते हुए चलो आप ये करो, आप वो करो, उनको अप्रिशिएट करें उन चीज़ों में, मतलब उनको आपने अपने साथ एंगेज करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारी माएँ भी, हमारे टाइम में फ़ोन नहीं होते थे, हम भी खाना खाते थे, हमारी माएँ किस तरह खाना खिलाती थी। आप उस टाइम फ़ोन देने की खाना खिलाती थी वैसे फ़ोन देने की बजाय कुछ भी करें, फ़ोन नहीं देना। फ़ोन इस टाइम मंशियात से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी, ये डिजिटल ड्रग है जी, बहुत शुक्रिया। तो इसको ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स को अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर उमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का और तालीम की बात कर लेते हैं। इकरा और यकसा निसाब तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की ये बहुत अहम, बहुत इत्मीनान बख्श काविश है कि वो कोशिश कर रही है इस पर यकसा निज़ाम तालीम से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि मुल्क में तालीमी निज़ाम की समत ये समझा जा रहा है कि दुरुस्त हो जाएगी, नई नस्ल में हम आहंगी पैदा होगी, यकसा तालीम हासिल करने वाले जो बच्चे हैं वो मुल्क का बेहतरीन असासा बनेंगे। और ये नहीं होगा कि जी कि अमीर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, और फिर अगर हम देखें सरकारी इदारों से निकले हुए बच्चों का वो उस तरीके से उन्होंने अच्छा पढ़ नहीं रखा। और मैं ये देखता था एक स्कूल से दूसरे स्कूल, जब अभी भी ऐसा ही है, बच्चों को भेजा जा रहा था, कुछ स्कूल्स कहते हैं कि उस स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, इस बच्चे को एक क्लास आप रिपीट करवाएं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। वो गवर्नमेंट स्कूल के अक्सर बच्चों को ऐसे कह रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि ये इस क्लास में प्रमोट हो सके नेक्स्ट में, इसको आप दोबारा से रिपीट कराएं, हम इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ाएंगे वाली क्लास, फिर आगे प्रमोट करेंगे। लेकिन हमसे ये सारी चीज़ें एक तरफ तो बेहतरी तरफ जा रही, लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो हुकूमत की इस हवाले से जो अभी तैयारी है वो मुकम्मल नहीं हुई है, और जो निजी स्कूल मालिकान हैं उनके भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अपने ही खदशात और एतराज़ात भी हैं। और उनका कहना है कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स के पास अभी नए सिलेबस की किताबें ही मौजूद नहीं है। अच्छा, महकमा तालीम इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कि मार्केट में किताबें अभी भी दस्तयाब नहीं है, प्राइमरी तलबा के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम शुरू करने के लिए निजी इदारों पर सख्त दबाव भी डाल रहा है। तो ये वो मसाइल हैं कि जो ख़ास तौर पर हम असातिज़ा से बात करें तो वो बताते हैं कि हमें सामना करना पड़ा। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक किताबों की अदम दस्तयाबी और बड़े निजी स्कूलों
की चेंज की बात की जाए, उनकी हिचकिचाहट की वजह से यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद को अभी तक तो यकीनी नहीं बनाया जा सका है और कई स्कूल्स हैं कि जो शायद मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और बाज़ निजी स्कूल्स जो हैं उनके मुताबिक जो पेरेंट्स हैं वो नए सेशन के आगाज़ से कबल नई जो बुक्स हैं वो भी ख़रीदना नहीं चाह रहे। वो सब उनको भी लग रहा है कि शायद अभी अगर चेंज हो जाएंगी तो फिर हमें पहले ख़रीदने की ज़रूरत ही क्यों है, हम क्यों ख़रीदें, दोबारा पैसे क्यों खर्च करें। और वालिदैन ये भी कहते हैं कि किताबों से लेकर उसके नफाज तक SNC यानी कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके तमाम मसाइल को देखने के लिए कमेटी भी बनानी चाहिए। अच्छा, अब ये मामला इतना मतलब कि संगीन होता क्यों जा रहा है? जब हुकूमत काविश कर रही है तो फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या हुकूमत के एंड पे प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ निजी इदारे हैं जो चाह ही नहीं रहे हैं कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको नाफिज होना भी चाहिए? हम बात करेंगे माहिर तालीम मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ी तारीफ़ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मंशूर में भी ये शामिल था कि हम यकसा निसाब तालीम लेकर आएंगे। जब काविश की गई उसमें कोताहियाँ रह गई कुछ या फिर प्राइवेट इदारों को हज़म नहीं हो रही है बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिंगल नेशनल करिकुलम सुनते साथ ही ना एक थोड़ा सा जज्बा डेवलप होता है कि हम एक नेशन बनेंगे और एक करिकुलम हमारे पास होगा। नारा बहुत अच्छा था और बड़ा मैंने भी बहुत सपोर्ट किया और मुझे लग रहा था कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन प्लान आया तो उसके बाद महसूस होना शुरू हुआ कि शायद इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है इसको हैंडल करने की। अगर सिंगल नेशनल करिकुलम के तमाम फैक्टर्स को देखा जाए तो वो बड़े इनकरेजिंग हैं, एमर्जिंग हैं और दुनिया के मुताबिक हैं और आने वाले दौर में हमारे बच्चों को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर हम उसको मिनिमम भी निकाल लेना कि हम उसके ऊपर 30% 40% इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 30% कामयाब करने के बावजूद भी अगर कामयाबी है तो आप देखें 70-80% इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ के पास वो आया, ख़ास करके पंजाब हुकूमत के पास, तो इनके पास पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ बच्चा है जो प्राइमरी में पढ़ता है। तो 1 करोड़ बच्चे का मुस्तकबिल जब इनके हाथ में आया और वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया तो उसकी जो हैंडलिंग की गई वो बड़ी मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब भी थी और बच्चों के लिए बड़ी वो नुकसानदेह रही। और उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं कि अभी भी मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं हैं। बड़े स्कूल्स ने, HSN कॉलेज ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम आपकी किसी बात को नहीं मानते, ना हम आपकी पॉलिसी को मानेंगे। फिर वज़ीर साहब ने उनको नोटिस भी दिया, नोटिस पता नहीं कहाँ पे है। इसी तरह और जो एलीट स्कूल है उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो एक्चुअली इनकार मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी पहले भी कि अगर आप इसको मुनासिब तरीक़ेकार से इम्प्लीमेंट करते, स्टेक होल्डर को साथ लेके चलते, जो चीज़ें आपने तय की थी उसके मुताबिक चलते, तो शायद ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स। आपके ख्याल में वो इनकार जायज़ है या नहीं है जायज़, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं सर, वो नाजायज़ इनकार है। देखें, आपको अपने गवर्नमेंट की, अपने मुल्क की सरहदों के अंदर रहना है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप काम करें। जब आप फ्रेमवर्क से बाहर निकलेंगे तो यकीनी तौर पे आपको जो बाउंड्रीज दी गई थी आपने वो क्रॉस कर दी हैं। तो हम यहाँ पे अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, हम अपने इस्लामिक स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलना चाहते हैं। तो जब हमने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए हैं तो फिर इन स्कूलों को एतराज़ क्यों है? अगर इनको एतराज़ है तो फिर किसी और मुल्क में स्कूल बना लें अपने जाके। हमने तो पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं, हमने तो अपने बच्चे यहाँ पढ़ाने हैं। तो ये जो एतराज़ था, मेरा ख्याल है उसको बजाय इसके कि एड्रेस किया जाता, उसके आगे ये लोग सरेंडर कर गए हैं। अच्छा, बेसिकली तो ये हुआ है। अच्छा। अब मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जनवरी या फरवरी में आपको ये सुनने को मिलेगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम को हम या रोल बैक कर रहे हैं या हम नया इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अब ये पेरेंट्स भी अब इसके ऊपर एतराज़ करने लगे हैं और निजी स्कूल जो हैं वो भी इसके ऊपर कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि कमेटी बनानी चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स भी अब यही कह रहे हैं कि कमेटी बनानी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तभी कोई हल निकलेगा। क्योंकि मसला अगर इसमें सारी सिचुएशन में हम देखें तो इस टाइम बच्चों का नुकसान हो रहा है सिर्फ। देखें, नुकसान तो सिर्फ बच्चों का है। इसमें नुकसान या PTI का है कि उनका एक नारा था वो कामयाब नहीं हुआ, उनको वोट नहीं मिलेंगे, या फिर बच्चों का है, उनके वालिदैन का है, और तो कोई नुकसान नहीं, या नेशन का नुकसान है। और पता नहीं फ़ायदा किसका है। हम तो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार किसी का अगर नुकसान है किसी को फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, इसमें नुकसान ही नुकसान हुआ है। एक तो बच्चों का पहले 1.5 साल जो है हमारा वो एक तरह से कोरोना की नज़र हो गया। बच्चों ने वो बहुत सफ़र किया। पहले ही उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, उनकी जो आप लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब है। और अब आपने उनको सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर ऐसा घुमा दिया है, ऐसा फंसा दिया है कि बच्चे अपने आउटपुट दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, बुक्स के ऊपर बात हुई पहले भी आपके प्रोग्राम में, कुछ बुक्स बहुत आसान थी, वो हमारे जैसे स्कूलों के लिए बहुत ही बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि 2 क्लासेस पीछे थी। लेकिन बाज़ बुक्स में ऐसी थी जो शायद बहुत मुश्किल थी। अच्छा, उमूमी तौर पे होता ही है कि किताब के अंदर एक लेसन के अंदर जो 2 या 3 सफ़ों का लेसन है उसमें 3 या 4 आउटकम्स दिए होते हैं। जो इन्होंने बुक पेश की उसमें 20 आउटकम्स थे।
अच्छा। अब टीचर एक बच्चे से एक लेसन में से 20 आउटकम्स नहीं ले सकता, 3 लिए जा सकते हैं, 4 लिए जा सकते हैं। बच्चे की भी एक लर्निंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। उसने एक लेसन में एक पेज पढ़ना है, उसने उसमें से 1 या 2 लर्निंग आउटकम्स देने हैं, हासिलाते तालीम देने हैं। लेकिन वो 19 हासिलाते तालीम एक चैप्टर में से वो भी ज़्यादती है। तो ये जिस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया, ख़ास करके पंजाब गवर्नमेंट ने, वो एक मैं समझता हूँ कि आईडीए को बहुत बड़ा झटका लगा और आईडीए को एक कोलैप्स की तरफ अच्छा, अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है रिज़ाउर रहमान साहब, ये भी हमें बताएं कि सिर्फ किताब अवेलेबल नहीं है ये मेजर प्रॉब्लम है, या फिर निसाब ही बेहतर नहीं है ये मेजर प्रॉब्लम है? सर देखें, किताब भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताब अवेलेबल ना होना इतनी मेजर प्रॉब्लम मैं कंसिडर नहीं करता। आप फोटोकॉपी कराएं और अपने बच्चों में स्कूल में पढ़ा लें, इट्स सिंपल। लेकिन इससे जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि जो जैसे आपने शुरू में कहा कि क्या सारे लोग यकसा निज़ाम तालीम को अप्रिशिएट करेंगे, तमाम स्कूल उसके मुताबिक चलेंगे? तो एलीट स्कूल ने तो इनकार कर दिया, एचएसएन कॉलेज ने भी इनकार कर दिया। अब रह गए जो सर्विंग स्कूल हैं, जो एक खास फीस स्टैंडर्ड के स्कूल हैं, वो लोग करेंगे, वो तो चाहते हैं करें। वो तो पहले भी इसी को फॉलो कर रहे थे, वो तो पहले भी नेशनल करिकुलम को फॉलो कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल भी कर रहे थे। तो उसमें तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, वो तो अच्छा मामला है। वो तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी है उस सूरत में कि अगर आप इसके करिकुलम में रहे, फ्रेमवर्क के करिकुलम में रहते हुए इसको पढ़ाएं। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है कि पहले ये कहा गया था कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, ठीक है, और इसकी कैपिंग भी करेंगे, यानी कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है और ये इसकी कैपिंग है। अब मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, कैपिंग खत्म कर दी गई है। जब आप कैपिंग खत्म कर देंगे तो कोई भी बंदा किसी भी मुल्क का कहीं से भी कोई भी करिकुलम ला के अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर लेगा। एक्चुअली जब आपने कह दिया कि हमारा पाकिस्तान का पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ 40 सफ़े हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि वफाक कितना रोल प्ले करेगा, सूबे कितना रोल प्ले करेंगे, परसेंटेज भी लिखी हुई है कि 60% वफाक अपना इनपुट देगा, उसके अंदर 40% सूबे देंगे, जो कि 18 अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काबिल कबूल है कि वफाक भी हमारा, पंजाब भी हमारा, सिंध भी हमारा, सारा कुछ हमारा, वो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप कैपिंग नहीं करेंगे तो आप तो फिर अलाउ कर रहे हैं ना उन स्कूल्स को कि जो मर्जी करिकुलम लाएं, जो मर्जी हमारे बच्चों को पढ़ाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर इस सारी एक्टिविटी को करने का फ़ायदा क्या? क्यों इतना बड़ा प्लान किया गया, क्यों इतनी बड़ी एक्टिविटी की गई? ठीक है रिज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और ये बड़ा अहम मामला है, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम हमेशा से कहते रहे हैं कि इस पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे साफ़ और शफाफ माहौल की। वैसे तो हर कोई चाहता है कि हमें साफ़ और शफाफ माहौल मिले, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि हम खुद कितनी कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम वो लोग हैं जो कि अपने माहौल को साफ बनाने के लिए शायद कोई किरदार अदा नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, और हर रोज़ हम देखते हैं कि हम अपने माहौल को बदतरीन बना रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार अगर हम देखें तो दुनिया के उन 10 ममालिक में से होता है जो कि आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हैं, यानी कि हम उसमें टॉप 10 में हैं। और अगर जो कि जिनका माहौल साफ़ नहीं, जिनमें माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा, और माहौलियाती आलूदगी की ख़ास वजूहत की अगर बात करें तो उसमें ईंधन जलाना, सड़क के तरफ कचरा फेंकना, जो कि हम देखते हैं कि हर वक्त हम लोग खुद भी, हम लोग अपनी इंडिविजुअल अगर प्रैक्टिस देखें तो हम लोग भी यही कर रहे होते हैं, कचरा फेंक रहे होते हैं सड़क पर। और जंगलात की अगर कटाई की बात करें, गाड़ियों और बिजली के आलात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात का गलत इस्तेमाल और सनती फुजला, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं। जी ऐसे ही, और ये सब माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा कर रही हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी की बुनियादी वजूहात हैं। और आबादी के बढ़ने के हवाले से बात करें, सनतों की बात करें, मसनूआत का बेदरग इस्तेमाल की बात करें, बेतहाशा कूड़े की पैदावार की जो है ये वजह बन रही हैं। और इसमें से कूड़े की बड़ी तादाद समुंदर में जाकर ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली का बायस बनती हुई हमें। बिल्कुल हमसा, ऐसे में ज़रूरी है कि कूड़े को रिसाइकिल करने के अमल को मौसर बनाया जाए, और इस हवाले से अवाम में ना सिर्फ आगाही पैदा की जाए बल्कि एक बार इस्तेमाल करके जो फेंक देते हैं वो चीज़ें प्लास्टिक की, उन अशिया को दोबारा से रिसाइकिल किया जाए, उनको रोका जाए कि उनको फेंक ना दिया जाए, वेस्ट ना किया जाए, और ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिनको हम बार बार से इस्तेमाल भी कर सकें, उन चीज़ों का रीयूज़ हो सके। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह कचरे को रिसाइकिल करने और इसके मतलब खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये सारा मामला है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं और फिक्सिट के बानी हैं आलमगीर खान साहब। आलमगीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तो बात करते ही हैं, लेकिन क्या वो ख्वाब तब तक जो है मुमकिन हो सकेगा कि अगर
हमारी कौम को एजुकेट ही नहीं किया जाएगा एक्चुअल मसला क्या है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो उसका कैसे, उसको ठिकाने कैसे लगाना है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो। देखें, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सफाई के साथ साथ ज़रूरी है कि उस जो कचरा लैंडफिल पे आता, जो आखिरी उसकी आरामगाह होती कचरे की, उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग भी ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ लैंडफिल होती उसके इर्द गिर्द भी आबादी और माहौल मुतासिर होता। और यहाँ देखें, प्रॉब्लम आगाही का नहीं है, अवेयरनेस का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि कानून के निफाज का। कानून बना दिए जाते, यानी आज कचरा फेंकने पर 144 की दफ़ा है, दरख्त काटने पर 144 की दफ़ा है, 6 महीने कैद है। लेकिन किसी उसका निफाज होगा तो आगाही मिलेगी ना। 2-4 लोगों को आप पकड़ेंगे इस जुर्म में, उनको मिसाल बनाएंगे तो आगाही मिलेगी। यही हम लोग पाकिस्तानी जो यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, हम बाहर ममालिक जाते तो सबसे ज़्यादा हम जो है वो कानून को फॉलो करते, क्योंकि सज़ा है, पनिशमेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि कवानीन बनाए जाए, उनका निफाज, उनका अमल दरामद ज़रूरी है और सब फॉलो करेंगे। रही बात कचरे की, देखें आज दुनिया भर में ममालिक जो है वो बिजली इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोगैस बनाई जा रही है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता, कचरा होता। तो और पंजाब में आज ये प्रैक्टिस की जा रही है, पंजाब के एग्रीकल्चर साइड में प्राइवेटली लोग बायोगैस बना रहे हैं। कराची में फैक्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर है, वो गत्ता, प्लास्टिक, मेटल कचरे से वो उसकी सॉर्टिंग करते, उसको चुनते, और वो प्राइवेट सेक्टर में इसका बिजनेस हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है। तो जरूरी है कि अब कराची में मिसाल मैं दूं कि यहाँ पर चाइनीज कंपनीज आई, उनको आउटसोर्स किया कचरे को कलेक्ट करना और फिर लैंडफिल तक लेके जाना। लाहौर में टर्किश कंपनीज आई थी। तो इसी तरीके से जरूरी है कि रिसाइकलिंग के अमल में भी जाएं, जो कि अभी तक बदकिस्मती से नहीं गए हम। अच्छा आलमगीर खान साहब, अगर हम बात करें कराची के साहिल की, खास तौर पर हम वसीम अकरम साहब को भी देखते हैं, अक्सर अपनी वो वीडियोस बना के भी वो शेयर कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देखिए कि कितना कचरा है, कि ये तो साहिल पे आने के भी कोई काबिल नहीं है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। तो हम अगर ओशन डंप्स की बात करें तो उसके लिए मतलब किस तरह से निपटा जा सकता है उस चीज़ से? देखिए, ज़रूरी है यहाँ कराची की अगर मैं मिसाल लूँ, और दूसरे शहरों में भी, दूसरे सूबों में भी ये प्रैक्टिस की जा रही कि आपका जितना फुजला होता सीवरेज का, उसको आप ड्रेन आउट करते समंदर में जाकर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते, वो हमारे फंक्शनल नहीं है। वो हमारे इवन अब इस्लामाबाद में भी, अभी मैंने नेशनल असेंबली में भी ये बात रखी है कि वहां पर जो चश्मे जा रहे होते थे, जो कुदरती चश्मे थे, उसमें आपने सीवरेज के जो ड्रेनेज है वो आपने मिला दी है। जो बारिशी नाले बने हुए थे उसमें आपने सीवरेज के जो है ड्रेनेज मिला दी है, और वो आखिर में जाते उधर ये नाला लई में जाके वो सारा गिरता सारा। तो ये चीजें देखिए, सीवरेज का अपना फंक्शन है और उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते जो उसी फुजला को रिसाइकिल करते, और इसी तरीके से बारिशी नालों का अपना फंक्शन है। हमने हर चीज को अपने वक्ती उसके लिए कि बस एडजस्ट हो जाए, आज का मसला हल हो जाए, हम चीजों को मिक्सअप कर देते और आखिर में वो मसलों का अंबार बन जाता। तो कराची में जितने जो नदियां हैं, बड़ी बदकिस्मत अलमिया है, वो सब जाकर समंदर से जाकर मिलती, और हमारी स्पीशीज समंदर की मुतासिर हो रही है। वहाँ जो है सारा गंद फुजला, प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे कोरंगी की इंडस्ट्रियल वेस्ट, मलीर का इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब जाके समंदर में गिरता, और आप हमारा समंदर देखे जाके उसका क्या हाल है। तो ये बदकिस्मत अलमिया है। पहले यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे 2007-8 में, और उसके बाद वो गैर फाल रहे। ठीक है आलमगीर खान साहब, आप ज़ाती हैसियत में बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया गया, जिसके बाद
आप इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं, लेकिन लोग आप लोगों जैसे लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, जिनको पता है कि गली मोहल्ले के आखिरकार मसाइल हैं क्या। बात नहीं होती कौमी असम्बली में इन चीज़ों के ऊपर, या दूसरे आप देखते हैं कि MNA संजीदा ही नहीं ले रहे होते, उनको शायद ये मसले ही नहीं लगते। आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है कि जब आप मेंबर बन जाते हैं नेशनल असम्बली के, जज्बा तो होता है कि भाई अब सब कुछ ठीक करना है, तो ये जो कोर इश्यूज़ हैं इन पर इंटरेस्ट होता है दीगर मेंबर्स का? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम नेशनल असेंबली के फ्लोर पे हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं, कानून साजी पे बात होती है। असल चीज यहाँ कानून साजी नहीं है, कानून का निफाज है जो कि ब्यूरोक्रेसी ने करना है, जो कि नीचे ये जो बाबू बैठे इन्होंने करना होता है। मसला ये है कि ये जो बाबू क्रेसी है ना, मेरे नजदीक ये सब या तो इनके पेट्रोल खत्म हो गए, ये बुढ़े हो गए, इनमें वो जज्बा नहीं है काम करने का। मेरे नजदीक ये एक प्रॉब्लम रहती, कानून बनते रहते, सूबाई असेंबली में भी बनते, वफाक में भी बनते, उसका निफाज जो है वो बहुत स्लो होता। एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने में महीनों लग जाते, फिर वो चीज उसको ग्राउंड पे अमल में आने में महीनों लग जाते। तो मेरे नजदीक ब्यूरोक्रेसी में जो रेड टेपिंग है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स है, वो हर गवर्नमेंट के काम को, वो चाहे अच्छा काम हो जैसा भी, उसको बहुत स्लो पेस पे ले जाते हैं। अच्छा, वो स्लो पेस पे ले जाते हैं और फिर शायद हमारा भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन कामों के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आलमगीर खान साहब कि जिन MNAs ने MPs ने को अपने ज़ाती काम करवाने होते हैं, वो उसको बार बार कहने के लिए भी तैयार होते हैं, परसू भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये मामला शायद उतना संजीदा नहीं है ना कि इसके ऊपर हम बार बार उनसे पूछगछ भी कर लें, उनसे बात कर लें कि सर ये तो काइंडली मामले को आगे भेज दें, फाइल आगे चली जानी चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं, कई जगह प्रायोरिटीज का भी फर्क होता है। कुछ MNAs को वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक सोच रहे होते हैं, अपनी ज़ात की हद तक सोच रहे होते हैं, अपने कामों का सोच रहे होते हैं। कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सही कह रहे हैं। और ये भी एक मिनिस्टर का या MNA का आप कह ले ये स्किल होती है कि वो ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम ले सकता है, वो उनको कैसे डील करता है, ये उसका हुनर होता है। अगर वो इसमें नाकाम रहा तो वो नाकाम ही रहेगा, अगर उसको ये हुनर नहीं आता वो नाकाम रहेगा। लेकिन मैं फिर से कहूं कि MNA MPs जाते रहते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात हैं, ये मौजूद रहेंगे और इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और यहाँ बड़ा बदकिस्मत अलमिया है कि ये लोग, मुझे लगता है इनको 9 से 5 अपनी जॉब करने में, मैं सॉरी टू से, मौत आ रही होती है। कोई टाइम पे नहीं आता, कोई अपने टेबल पे फाइल पड़ी होगी, एक दस्तखत नहीं होंगे, एक हफ्ता दस्तखत नहीं कर सकते। तो ये इश्यूज हैं जो रियलिटी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सियासतदान कोई बहुत अच्छा है, और ये मैं कह रहा हूं कि ये सियासतदान तो आप कहते हैं ना करप्ट प्रैक्टिसेस से और सिफारिशों से और वो खानदानी विरासत से उठ के आ जाते हैं। बाहर नहीं निकलते। ये लोग तो एक प्रॉपर मेरिट, ये तो मेरिट के जरिए आते हैं ना। ये लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, ये लोग तो बाकायदा एक प्रोसेस क्राइटेरिया के जरिए यहाँ सीटों पे आके बैठते हैं, जिस स्केल पे भी, जिस ग्रेड पे भी। इन पे तो ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज को है जो उनको देखना चाहिए कि अवाम के मसाइल कौन हल कर सकता है, और उसको आगे इनिशिएटिव भी लेना होगा। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आप सबसे बड़े पाकिस्तान से गुफ्तगू कर। सारी गुफ्तगू में इकरा गवर्नर पंजाब की याद आ रही थी। आब पाक अथॉरिटी का मामला था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जी कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने मुझे मज़ीद तंग किया और ये अथॉरिटी को मज़ीद लेट किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मुझे तो वो वाला टाइम याद आ रहा था कि पंजाब के अंदर ऐसा होना चाहिए, वैसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम हमजा देखिए तो माहौलियाती आलूदगी में हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 में आ रहा है। तो ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है, ये हमारा जो है ये बुरा है। ये चीज़ दूसरा, सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ पर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आप थाना कचहरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप अपने वोटर्स के वही मसाइल हल करने के लिए हैं, या आपका वोटर जाता है तो आप
कि प्रायोरिटी वो होती है क्योंकि आपने वोट लेना होता है और वोटर्स के मसाइल ही वो होते हैं, वोटर्स वो लेके जा रहे होते हैं। तो ये वाले जो मसाइल हैं इनकी तरफ शायद हमारा उतना ध्यान ही नहीं होता, हमारी प्रायोरिटी ही नहीं होती है। इंडिविजुअली भी हमारा भी कुछ है, हमने भी अपने सोसाइटी को क्लीन करने से, अगर हम अपने घर को की सफाई को यकीनी बना रहे तो अपने मुल्क को भी ऐसे ही हमें साफ रखना। हम अपनी गाड़ी साफ कर रहे होते हैं लेकिन मुल्क गंदा कर रहे होते हैं, सड़क पे फेंक कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं, तो वो ही कोई बिन वो साइड पे पड़ी होती हैं, अक्सर पड़ी ही होती है। अब तो हैं, बिल्कुल ऐसे उनमें फेंक दे थोड़ा सा। अगर गाड़ी में भी अब कर रहे हैं सफर तो थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी की हमने बात शुरू कर लिया तो थोड़ी सी आम आदमी की सवारी की बात कर लेते हैं। वो है बाइक। हम आम तौर पे समझते हैं कि जी कि बाइक आम आदमी के पास होती है कि चलें वो उस पर सफ़र भी कर लेता है और साइकिल से बेहतर है, और गाड़ी महंगी होती है इसलिए ज़रा बाइक बेहतर होती है। लेकिन इतनी महंगी हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मारूफ मोटरसाइकिल कंपनियों ने पाकिस्तान में आए दिन कीमतों में इजाफा करना जो है वो अपना वतीरा बना लिया, और हालिया दिनों में मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 4 से 5 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया। अच्छा, रमा साल सितंबर में भी अगर देखें तो मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है और पार्ट्स भी महंगे किए गए थे, और शहरियों का कहना है कि पेट्रोल भी महंगा है और फिर मोटरसाइकिलों की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, और आवाम के लिए कह रही है कि अब मोटरसाइकिल चलाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। भी एक मैं मोटरसाइकिल आया था बाजार, तो मैंने बोला एक बच्चे के लिए मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा, उसने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे, तो वो हमारी कुव्वत खरीद से ज़्यादा हो गई है। गाड़ियों की कीमतें इस महीने में, इस मंथ में 5 और 3 8 हज़ार रुपये गाड़ी की कीमत बढ़ गई है। तब्दीली के मज़े ले रही है आवाम। 1.5 साल मोटरसाइकिल, जो जाहिर सी बात है जो बंदा बेचारा एक मोटरसाइकिल कोशिश करता लेता अपनी नौकरी के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो साइकिल पे आ जाएगा। हालात ये लग रहे हैं। पेट्रोल का भी देख लें, जिस वक्त हमने परचेज़ की थी उस वक्त 70,000 की थी। मेरे ख्याल 3 सालों में टैक्स वगैरह हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल अब अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। नंबर लाके 1,15,100 रुपये की जा पड़ती है एक मोटरसाइकिल। अब बंदा काम पे जाए तो किस चीज़ पे जाए? साइकिल पे जाएगा। मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गई, साइकिलों की कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। आजकल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझ गया। मोटरसाइकिल भी बहुत महंगा हो गया, कारोबार भी ठप है। गरीब आदमी की एक सस्ती सवारी मोटरसाइकिल थी, वो उसकी पहुँच से दूर जा रही है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस एक महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा मोटरसाइकिलों पे पैसे बढ़ चुके हैं। तो अब चाइना मोटरसाइकिल जाके 65,000 रुपये की हो गई है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए। आए दिन गाड़ियों पे पैसे बढ़ रहे हैं, कारोबार की कंडीशन बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी की यही थी 15-20 हज़ार रुपये की गाड़ी ले लेता था, अब इतनी महंगी हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है। साइकिल लेने आए, साइकिल के पैसे भी बढ़े हैं। गवर्नमेंट देखें इतने जो पैसे बढ़ा रही है बाइकों पे, तो ये आवाम की जो है ना बस से बाहर है। हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। महंगाई पे खुदारा कंट्रोल किया जाए। कम से कम जो आम रोज़मर्रा की चीज़ है वो एक बाइक ही सस्ती है, और वो भी इसमें इंतहा का इजाफा कर दिया गया है। तो इसमें सोचो विचार की ज़रूरत है। हुकूमत सोचे कि इसमें रेट में मज़ीद कमी लाई जाए। महंगाई के बारे में तो बात करना भी फजूल है। आप देख रहे हैं हर चीज़ के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अब रही की सही कसर थी वो बाइक्स पे निकाल दी उन्होंने। ये थी शहरियों की राय जो कि आपने देखी। अब शहरी जो हैं वो सारे परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम क्या साइकिल पे आ जाएं? अगर साइकिल फेंगे तो वो फिर वो मेरा ख्याल है इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है। अच्छा, हॉलैंड का वज़ीर-ए-आज़म भी वैसे साइकिल पे ही दफ्तर जाता होता है। हम आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप एक बहुत वसी और दिलचस्प मौजू है, और इसकी एक शाख है सोशल लीडरशिप। आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। हमारी दुनिया में इस वक्त सोशल लीडर्स की अशद ज़रूरत है। मजहबी और सियासी क़यादत की आलमी सतह पर परफॉर्मेंस के बाद इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया है कि सोशल लीडर्स कैसे दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। हाँ, और दुनिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो कि रंग, नस्ल, मज़हब और मुल्क की तफरीक के बगैर इंसानियत की भलाई के लिए और मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। हम देखें, हम सबके पास इल्म भी है, तजुर्बा भी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम देखें तो ये चीज़ें मौजूद हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी फिर बनती है कि हम इस इल्म को और इस तजुर्बे को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जी, हर वो इंसान जो मुआशरे में दूसरे इंसानों के साथ समाजी ताल्लुकात रखता है, समाजी शऊर का हामिल है, वो अपने अंदर चंद बुनियादी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर एक बेहतरीन समाजी लीडर बन सकता है। हमें समाजी लीडर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब मसाइल बढ़ते चले जाते हैं तो कहा यह जाता है कि अब हमें समाजी लीडर जो हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। एक ही नाम हमारे जहन में आता है, क़ुव्वत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब समाजी लीडर्स की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, तो ये बात होनी भी उन्हीं से ही चाहिए, सीखना भी हमें उन्हीं से चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम समाजी लीडर्स की बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर के अंदर समाजी लीडर्स की, और ये लीडरशिप का किरदार क्या होना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने कितने अहम मौजू का इंतखाब किया और फिर मुझसे बात करना आपने चाही, बहुत शुक्रिया। देखें, लीडरशिप जो है ना वो किसी भी शोबा में वो बहुत कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी मुआशरे को बेहतर करने के लिए। ये लीडरशिप सियासत में भी हो सकती है, एकेडमिक्स में भी हो सकती है, बिज़नेस में भी हो सकती है, मीडिया में भी हो सकती है, मस्जिदों मंबरों महराब में भी हो सकती है और गली कूचे में भी हो सकती है। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस जिसके ज़रिए से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने अच्छे मकासद हासिल करें। तो इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत तारीख़ के किसी भी आप मरहले में, दौर में देखें कि जब वहाँ पर ऐसे लोगों की कमी हो गई जो मुस्तक़बिल के बारे में सोच सकते हों, कोई विजन रख सकते हों और उनके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश या तड़प बाकी न रहे, तो वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। तो समाजी लीडरशिप की आपने बात की तो ये तो और भी ज़्यादा अहमियत है कि गली कूचों में, महल्लों में, बस्तियों में ऐसे लोग होने चाहिए जो हुकूमत से या रियासत से हटकर भी इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सिविल सोसाइटी की हैसियत से इस पूरे सफ़र में कुछ कंट्रीब्यूट करें और यूँ फिर जो हुकूमत और रियासत और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और NGO के साथ मिलकर बेहतर लोग आगे आएंगे, तभी ये जो गाड़ी है ना इंसानियत की, तभी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो कोई शक नहीं है कि तालीम के शोबा में ख़ास तौर पर आप देखिए। जी आप बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि तरक्की क्योंकि किसी एक फ़र्द से तो मुमकिन नहीं होती है। जो आज का जो दौर है जहाँ सोशल मीडिया इंसान के फैसलों में बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि की रोल वो है वो कर रहा है उसमें। अगर हम समाजी अगर खिदमात में देखें तो पेश सोशल मीडिया, अगर सोशल लीडरशिप की बात कर लें या मुआशरे की तामीर की बात कर लें तो कितना अहम किरदार अदा कर सकती है सोशल लीडरशिप? जी ऑब्वियसली देखें, बात ये ना सोशल लीडरशिप से मुराद क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं सोचते बल्कि वो पूरे समाजी एतबार से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं है, खुशियाँ सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा हमसाया, मेरा महल्लेदार और मेरा शहर वाला, इनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होनी चाहिए। अभी आप कुछ पहले बात कर रहे थे कि माहौलियात की या बाकी चीज़ों की, तो इसमें रियासत का किरदार तो है ही, बिल्कुल एक फ़र्द का भी तो किरदार है ना कि उसको किस तरह का समाजी शऊर मिला और उसने किस तरह के समाजी शऊर से ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश की और फिर दूसरों की ज़िंदगी तब्दील की। गंदगी फैलाना, हॉर्न देना, इशारा तोड़ना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, कम तोलना, फिर मिलावट करना, ये सारे मामला जो हैं ये कानून भी इनको देखता है, अखलाकियात भी देखती हैं, मजहब भी देखता है, लेकिन ज़ाती हैसियत से इनको देखना बहुत अहमियत है। ये है, इससे फिर वो समाजी शऊर आता है और इससे फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल लीडरशिप का तस्वर सामने आता है कि ये एक, अब देखें ना, एक इस मुल्क में 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। अब हुकूमत जो करती है सो करती है, तो उस शहर के, उस बस्ती के या उस गांव के लोगों को भी तो सोचना है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान में सोशल लीडरशिप की या समाजी शऊर की कमी नहीं है, सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको नर्चर करना है, उसको कैपेसिटी बिल्ड करनी है। मसलन आप ये देखें कि हर महल्ले में एक मस्जिद है और मस्जिद में कुछ अच्छे लोग हैं और एक इमाम साहब हैं, यानी एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है। तो हर शहर के अंदर ये मसाजिद के हवाले से भी अगर हम सिर्फ मजहबी शऊर की बात ना करें बल्कि समाजी शऊर की बात करें, मजहब के प्लेटफॉर्म को हमने अपने इन बुलंद तरीन मकासद के लिए भी इस्तेमाल करें। हम कहें कि जी गंदगी नहीं फैलानी इस महल्ले में, इस महल्ले में शादी ब्याह के मौका पर ट्रैफिक के बहाव को नहीं रोकना, इस महल्ले में पानी को ज़ाया नहीं करना, इस महल्ले में गंदगी जो जिसे कहते हैं ना कि ये इसको फैलाना नहीं है, गलियां नालियां ड्रेन्स हम बंद कर देते हैं। अब देखिए ईद उल अज़हा के मौका पर या बाकी इस किस्म के त्योहारों के मौका पर क्या होता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, क्योंकि लीडरशिप के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो किसी ज़माने में पंचायत होती थी, किसी ज़माने में गाँव में देहातों में मिलजुल कर फैसले हुआ करते थे। अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें इंतशार का शिकार हो गई। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि हम एक इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको स्ट्रेंथन करें और उसके प्लेटफॉर्म पर लोग मिलकर बैठकर पार्टिसिपेशन के ज़रिए से, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए से और एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के एहसास के ज़रिए से आगे बढ़ें। फिर इनमें से कुछ लोग उस ग्रोह को लीड करते हैं और वो सेल्फलेसली लीड करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो उनका नाम आए, उनका मकसद ये होता है
कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिन लोगों के दरमियान में वो रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू एडिशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सोशल लीडर की अगर आम अल्फाज में, जी प्लीज़ डॉक्टर साहब, हम मैं ये कह रहा था कि एक सोशल लीडर की आम अल्फाज में आप तारीफ करें तो सोशल लीडर वो होता है जो मुआशरे में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब साथ एक मोटिवेशन का एलिमेंट भी तो मौजूद है। मुआशरा खूबसूरत हो गया सर, एक मोटिवेशन का एलिमेंट भी तो मौजूद है। आपके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ओहदे छोड़कर ये काम करना, उसके लिए कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है, ये शायद हर आदमी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की देन है, या फिर इस तरह की कोई बच्चों की तैयारी, जहन साजी की जा सकती है कि हम तो ओहदों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ओहदे छोड़कर जब आप बैठे हुए हैं, तो आप हमें कैसे बताएंगे कि ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? देखिए, मोटिवेशन का आगाज़ घर से होता है, तरबियत से होता है, तालीम से होता है। आप बच्चे को जहन में ये सवाल तो पैदा कीजिए कि मुझे खुदा ने तख्लीक किया तो इसका क्या मकसद है। अब ये अगर एक बच्चा तदब्बर करेगा, बड़ा होकर सोचेगा, फिर सोचेगा, तो उसको एहसास होगा कि खुदा ने जो बोझ पहाड़ों को ऊपर नहीं किया वो इंसानों के ऊपर क्यों रखा। तो इस हवाले से हम अपने बच्चों को ये नहीं सवाल उनके जहन में उठाते कि खुदा ने हमें तख्लीक क्यों किया। हम ये कहते हैं कि हाँ जी पैसा कमा लो, कैरियर में चले जाओ, ताकत ले लो, रोब दबदबा और इख्तियार के पीछे भागो। तो एक तो बुनियादी तसव्वुरात से हमें अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है, हमने मुआशरे में रोल मॉडल्स किनको बनाया, जिसके पास दौलत है, जिसके पास रोब दबदबा है, जिसके पास ताकत है, किसी समाजी इस शख्सियत को देखिए। हर गली मोहल्ले में एक अब्दुल सितार ईदी बैठा हुआ है और वो खामोशी से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ वो बेहतरी के काम कर रहा है। उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता, उनको कोई इनाम नहीं कभी दिया जाता, उनको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। तो एक पहली मैंने आपको बात बताई कि तरबियत का निज़ाम, सोच और फिक्र की तब्दीली, और दूसरा ये कि मुआशरे और रियासत को इन लोगों को कदर की निगाह से देखना चाहिए जो नेकी का काम करना चाहते हैं बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर किसी लालच के। और फिर तीसरी चीज़ पे ये भी है कि उनको वो वसाइल भी मुहैया होने चाहिए, उनको फैसिलिटेशन करनी चाहिए। हुकूमत का काम है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो अब जो कवानीन हैं, अगर एक आपने गैर सरकारी अदारा बनाया है तो जाहिर है कि आपने अपने वसाइल हुकूमत को पेश कर दिए कि आए जी मिलकर इस मुल्क को या इस माशरे को बेहतर करें। अब उन्हीं अदारों की आप उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, उनको बेजा जो कवानीन में जकड़ा जाता है, उनको काम करने की आज़ादी नहीं होती। तो ये एक जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है उसकी भी हमारे यहाँ कमी है। और फिर मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आपको भी ऐसे हीरे जवाहरात को ढूंढना चाहिए जो देखें, मस्जिद की कभी आपने देखा कभी बिजली नहीं गई, कभी पानी बंद नहीं हुआ, कभी वहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो दरवाज़ा बंद हो और नमाज का अजान का वक्त हो और अजान ना हो रहा हो। यानी एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सबको कलेक्टिवली, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मीडिया के हवाले से भी उनको आइडेंटिफाई करके प्रमोट करना चाहिए ताकि वो रोल मॉडल बने। क्रिकेटर रोल मॉडल है, ठीक है, वो आपको 20 ओवर की एक दिन में बहुत खुशी देता है, लेकिन जो मुआशरे को बदलता है, जो शख्स इस मुआशरे के खदोखाल को खूबसूरत बनाता है, जो आने वाली नस्लों की मदद करता है, उसको भी उतनी शोहरत या उतनी इज्जत उस फहरिस्त में शामिल कर समझते, लेकिन कम अज कम उसको से, हाँ, ताकि लोग रोल मॉडल। वो एक बरतानवी वजीर आजम था, उसने कहा था कि अगर हमारे पास हीरो नहीं है तो हमें जाली हीरो बना लेने चाहिए ताकि कोई लोगों के पास मॉडल तो हो तो उसको फॉलो कर सके। तो हमारे पास जो समाजी लीडरशिप है इसको आगे लाना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए ताकि लोग कहें कि हाँ ये भी एक रास्ता है। हर आदमी, देखें, हर आदमी मुआशरे में चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ रिकग्निशन मिले। तो इस हवाले से ये रोल मॉडल्स के तौर पर अगर हम इन लोगों को आगे लेकर आएँ और इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी बात सुने, इनको डायलॉग का हिस्सा बनाएं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप समाजी सतह पर अच्छी लीडरशिप को नर्चर कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा मौजू है और बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ लोग ये काम कर रहे होते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या वो चाह भी नहीं रहे होते कि आप जी हमारी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दें कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन जिस वक्त आप ख़ुद से उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे, आप उनको वो मकाम दे रहे होंगे, तो वो मज़ीद मोटिवेट होंगे और उनको देखते हुए कम अज़ कम जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो रहे होंगे कि जी कि इस शख्स की इतनी इज्जत की जाती है क्योंकि ये वाला अच्छा काम करता है, तो मैंने भी अच्छा काम करना। ऐसे ही है कि हमारा रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जिनको फिर बच्चे भी फॉलो कर रहे हो। खैर, हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम कुछ बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की भी, क्योंकि वज़ारत तिजारत ने कहा है कि अक्टूबर में पाकिस्तान की बरामदात में 17.5% इजाफा हुआ और अक्टूबर 2020 की बात कर लें तो 2 अरब 10 करोड़ 40 लाख डॉलर्स के मुकाबले में रवां साल अक्टूबर में 2 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर्स बरामदात हुई हैं। हाँ जी, वज़ारत तिजारत की जानिब से जारी एक बयान में ये भी कहा गया है कि ये हमारी तारीख में किसी भी अक्टूबर में सबसे ज़्यादा बरामदात हैं और अक्टूबर 2021 के लिए बरामदी हदफ 2 अरब 60 करोड़ डॉलर था। जुलाई ता अक्टूबर 2021 की मुद्दत के दौरान पाकिस्तान की बरामदात 25% इजाफे से 9 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गई। अच्छा, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान अगर देखा जाए तो 7 अरब 57 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। और मुशर्रिफ तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर इस पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अवाम मूज़ और महंगाई से परेशान हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, मुआशी तरक्की के जो अशारिये हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं और जब पब्लिक बात करती है, अवाम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सम्राट फिर हमारे तक क्यों नहीं पहुंच रहे अगर सब इतना बेहतर चल रहा है। और उस वक्त लगता है कि जी कि शायद हुकूमत के दावे दुरुस्त नहीं हैं। अवाम ये समझते हैं कि जी कि ये जब हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे तो ये अशारिये चाहे जो मर्जी होते रहे, वर्ल्ड बैंक कहता रहे, कोई भी मतलब देख लें कि एजेंसीज कहती रहें, रेटिंग एजेंसीज, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है इन तमाम चीज़ों से जब तक हमारे हालात बिल्कुल। क्योंकि हमजा हम देखें तो जो अवाम है उसका जो अगर डायरेक्ट लिंक है वो जो हम अब कह लें कि उनकी जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं या डिफरेंट जो उनकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसके ऊपर है, तो वो देख रहे होते हैं चीज़ों को भी इस्तेमाल करें तो कहते हैं उनमें महंगाई हो रही है और उनमें कमी नहीं देखने में आ रही है। तो आवाम का जो सारा कंसर्न होता है वो महंगाई से होता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और वो चीज़ें जो हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाती जा रही हैं। तो ऐसे में वो फिर वो जो ये हमें बहुत मुआशी शादी अगर हमें मुस्बत तरफ भी जा रहे हैं तो वो उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहे होते हैं ख़ास। एक और अहम चीज़ भी इकरा, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग टर्म फैसले करेंगे, हम शॉर्ट टर्म फैसले नहीं करेंगे, हम ऐसे फैसले नहीं करेंगे कि आपको लगे कि जी कि सब बहुत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान को अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो नुकसान हो रहा। हम लॉन्ग टर्म फैसले करेंगे कि जिससे ऐसा हो कि जी कि शॉर्ट टर्म शायद फ़वाइद वैसे ना मिले लेकिन अगर हम कुछ सालों बाद देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि तब जो फैसले किए थे उसका समर आज मिल रहा है। तो इस पर भी हमने बात करनी है कि क्या वाकई हमारे लॉन्ग टर्म जो फैसले हम कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। बिल्कुल ऐसे कि ये फैसले आया ये हैं लॉन्ग टर्म भी या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमजा, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि फैसले हो तो रहे हैं, उससे मुआशी शारी दुरुस्त भी इस समत में जा रहे हैं, पॉजिटिव हमें उस तरह से मिल रही है न्यूज़, लेकिन क्या हमें वैसे मतलब देखा जाए तो अगर हम आम देखें तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है या शॉर्ट टर्म ये तो नहीं है प्लानिंग। हम इसी सारे मामले पर बात भी करेंगे। मुआशी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। रवा माली साल की अगर हम बात करें तो पहली तिमाही की अगर हम देखें पाकिस्तान ने 9 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात की है, जबकि हदफ 9.6 अरब डॉलर था। आप समझते हैं जो टारगेट है वो गैर हकीकी था जो कि पाकिस्तान हदफ हासिल नहीं कर पाया है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, एक तिमाही के अदाद और शुमार के ऊपर फोकस करना मैं समझता हूँ वो मईशत दानों का काम है। वो मईशत दान बैठें और आपस में बहस करें। ओवरऑल पोजीशन कुछ ऐसी है कि हम पिछले कोई 3 महीने से माहाना की बुनियाद पे कुछ 6.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जो मैंने पहले 70-72 साल पाकिस्तान की जो माशी तारीख है उसमें इतनी हाई इंपोर्ट जो मैंने नहीं देखी। अच्छा। इंपोर्ट्स आसमान से बातें कर रही हैं और एक्सपोर्ट्स में हम फंसे हुए हैं जो हमने 2013 में एक्सपोर्ट की। अब 2013 का माली साल अगर आप देखें तो वहां पे हमने तकरीबन 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर डाली थी और अब हम 8-9 सालों के बाद दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचे हैं जहां हम 2013 पे थे। 2-2.25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही हैं। तो अगर 6-6.5 अरब की इंपोर्ट है, 2-2.5 अरब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही हैं, तो 4-4.5 अरब डॉलर का जो माहाना की बुनियाद के ऊपर बजटरी खसारा आ रहा है वो आप देख लीजिए कि पिछले 70 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में इतना हाई बजटरी खसारा हमने पहले कभी देखा नहीं। अब वो कहते हैं विशियस साइकिल, यानी कि वो आप क्या कहेंगे उसको, शैतानी चक्कर में पड़ जाते हैं। जब तजारती खसारा इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर स्टेट बैंक के जो रिजर्व पड़े हुए हैं डॉलर्स के, उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर आप देखते हैं कि रुपये की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिरना शुरू कर देती है। जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो फिर महंगाई वापस उस चक्कर में पहुंच जाते हैं। और इस वक्त 98% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई।
ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट से बात होती है तो वो नुमाइंदे ये बताते हैं कि जी कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो मशीनरी है, उससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे जो गुज़श्ता हुकूमतें इंपोर्ट किया करती थी। हमें तो इसलिए भी इंपोर्ट बिल हमारा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमें तो देखें वैक्सीन आ रही है, उसके हवाले से भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि जी मशीनरी लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, इसके असरात और इसके समरात बाद में आप लोगों को नज़र आएंगे, ये मौक़िफ़ दुरुस्त है गवर्नमेंट का? देखिए, जो भी हुकूमत आती है और अगर उसका तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यही वाले अल्फाज और यही वाला दिफा जो है ये हमने 2018 में PMLN की हुकूमत के दौरान भी देखा था। वहाँ पे जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है आपको याद होगा 19-20 डॉलर पे पहुँच गया था और वहाँ पे हुकूमत हमें यही बताती रही कि मशीनरी इंपोर्ट हो रही है और अगले 1-2 साल मशीनरी जब लग जाएगी तो फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। ऐसा हुआ। आपने वैक्सीन का जिक्र किया, वो एक वाजिब दिफा बनता है। वैक्सीन आप सोच लीजिए कि ये पेंडेमिक आया ही दुनिया में 100 साल के बाद है, तो वो एक दिफा जरूर बनता है। लेकिन ये मशीनरी वाला मामला आप सोचिए कि हम अपने आप को एक एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं। इस साल हम कर रहे हैं, इस साल हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, इस साल हम जो है कपास भी हमने इंपोर्ट की है, तो सारी चीजें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बजाय अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि मशीनरी की इंपोर्ट की वजह से तजारती खसारा जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अगर हम दरामदत की बात जैसे हम कर रहे हैं तो एक फिगर हमारे सामने आया जो कि बहुत ख़तरनाक भी था, वो ये था कि 25 अरब डॉलर के करीब रहा। तो आप क्या समझते हैं ये मईशत के लिए कितनी अलार्मिंग है सिचुएशन? मैं समझा नहीं, 25 अरब डॉलर क्या चीज़ थी? ये जो फिगर थी जिसमें से इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी ना, तो 25 अरब डॉलर्स के करीब हमारा फिगर सामने आ रहा था कि इतने के करीब बढ़ रही हैं। तो ये मईशत के लिए कितनी अलार्मिंग है सिचुएशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमती फोकस जो है वो गलत है। हुकूमती फोकस ये रहता है कि किस तरह से इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए, जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उनको कम करने की। ये हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, इससे पहले वाली हुकूमत ने भी ऐसी कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें नाकामयाब रहती हैं। और उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो ज़रूरी अशिया का, ये तकरीबन 20 बिलियन का तेल हम इंपोर्ट करेंगे। अब वो आपने स्टूडियो जाना है, मैंने अपने दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, तो इंपोर्ट जो ऑयल की है वो कम नहीं की जा सकती। इसी तरह कोयला जो $1 का हम इंपोर्ट करते हैं, अब कोयले से हमारे पावर प्लांट से हम बिजली बना रहे हैं, तो कोयले की इंपोर्ट भी कम नहीं हो पाएगी। इसी तरह 2.5-3 LNG की इंपोर्ट हो रही है। अब वो गैस की कमी है पाकिस्तान के अंदर, LNG भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उससे हम बिजली भी बना। फोकस होना चाहिए बढ़ाने में। अगर हम तजारती खसारा कम करना चाहते हैं और फोकस करें कि इंपोर्ट को किसी तरह कम कर लें, वो हो नहीं पाएगा। तो फोकस होना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा 2 चीज़ों पे नज़र डाल दीजिएगा और मैं आप चाहूँगा कि आपकी राय जो है वो हम सब जान सकें इसके ऊपर कि हुकूमत ये कह रही थी कि हम तो लॉन्ग टर्म फैसले कर रहे हैं, इसलिए ये कड़वी गोली है, ये निगलनी पड़ेगी और उसके बाद जो है रावी चैन ही चैन लिखेगा। क्या रावी वक्त आएगा इन पॉलिसियों के ऊपर कि चैन ही चैन लिखे? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बात करते हैं कि रावी आके चैन ही चैन लिखेगा किसी दौर के अंदर, फिर हम देखते हैं कि सऊदी अरब से हमें $3 अरब का सपोर्ट फंड मिलता है। तो जब सपोर्ट फंड मिलता है तो फिर हमें लगता है कि रावी शायद चैन ही चैन नहीं लिखेगा क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो हम तो फिर इसी सहारे पे जीने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें सपोर्ट कर दे। तो ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि इनका कोई आपस में तालमेल है कि फ्यूचर में शायद कुछ बेहतर असरात आ जाएंगे, अभी हमें सपोर्ट लेनी पड़ेगी? देखिए, रावी चैन में उस वक्त आएगा, मैं समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी जो है उसकी सारी की सारी मईशत जो है वो 3 या 4 चीज़ों के इर्द घूमती है। वो आटा, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, बिजली का बिल, घी की कीमत, ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी सारे माशी इशारे जो हैं वो सीरियसली मईशत दानों के लिए हैं। आम आदमी की मईशत ये 3 या 4। अभी जो मैं अक्टूबर की एंड तक जो हुकूमत का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो ये कह रही है कि घी की कीमत 1 साल में 45% बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत 35% बढ़ गई है, बिजली की कीमत 32% बढ़ गई है और पेट्रोल की कीमत 27%। ये हुकूमती अपने अदाद शुमार है और ये सिर्फ 1 साल के।
और यहाँ पे जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि दो धारी तलवार जो पाकिस्तानियों के ऊपर चली है कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ आपकी और मेरी जो आमदन है वो कम हो रही है। जी तो आमदन का कीमतों का बढ़ना, तो ये दो धारी तलवार जो है ये पाकिस्तानियों ने पहले कोई 50-55 सालों में एक्सपीरियंस नहीं की है। हमारी आमदन जो है वो से लेके 2018 तक मुसलसल बढ़ती रही और शायद हम उस वक्त की बर्दाश्त कर पाते थे क्योंकि आमदन बढ़ रही। ये 2018 के बाद भी आसमान से बातें कर रही है और हमारी आमदन भी गिरना शुरू। अच्छा सर, वे आउट है कोई? मतलब कि अब बात करें, हम ये जानना चाहते हैं, जब हमारे मौशियात से बात हो रही होती है कि हुकूमत को कोई मशवरा दें, ऐसे अब आप लोगों का दिल करता है कि कोई मशवरा दें, उस पर कोई अमल होता है? देखिए, दो चीजें इकट्ठी पूछनी, आपने मशवरा पूछ लिया और क्या उन मशवरों पे अमल होता है। देखिए, मशवरा हुकूमत को देने की सीरियसली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि उन्होंने बाहर कैसे निकलना है इन तकालीफ से। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2018 का जो PTI का मंशूर है, अगर उसको खोल के देख लें तो उसमें इन प्रॉब्लम के हल लिखे हुए हैं। 61 सफ़हात का मंशूर है और उसमें बड़े खूबसूरत अंदाज में इनके हल लिखे गए हैं। उन 61 सफ़हात में कोई 40 दफ़ा रिफॉर्म का लफ्ज़ यानी कि इस्लाहात का लफ्ज़ लिखा गया। हमने अपना चीनी के इस्लाहात लानी है, गंदम के सेक्टर में इस्लाहात लानी है, बिजली के शोबे में इस्लाहात लानी है। इस्लाहात के अलावा और कोई हल नहीं। प्रॉब्लम ये रही कि इस्लाहात के वादे लिखा भी गया था मंशूर में, लेकिन किसी किस्म का इस्लाहाती कदम जो है वो पिछले 3 साल में सामने नहीं आया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और ये सारी सूरत हाल है और मामला ये आम आदमी सवाल एक ही करता है के पास है। बिल्कुल, और जो बातें शायद बात करना आसान होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, लेकिन हुकूमत में आके मामलात अक्सर मुख्तलिफ होते हैं और ये आपको आकर ही पता लगता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि जी कि आम आदमी के हालात पाकिस्तान में बेहतर हों और अगर मौशी इशारे जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो आवाम के जिनसे कंसर्न है वो चीज़ें भी पॉजिटिव जो है ना मुस्बत ही हैं इशारे। अच्छा, इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, फाक़िद दारुल हुकूमत की बात करते हैं। एक अच्छी खबर है कि रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का वहाँ पर भी ऐलान कर दिया गया और रेस्क्यू में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और दीगर एमरजेंसी सर्विसेज शामिल होंगी। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड सर्विस के दौरे के दौरान बताया कि रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ इसी माह किया जाएगा और सर्विस में इब्तदाई तौर पर 20 गाड़ियाँ शामिल होंगी और दूसरे मरहले में फिर गाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 40 भी कर दी जाएगी। हाँ, शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर भी बनाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था ये पंजाब के अंदर, अभी तक बहुत सराहा जाता है और बहुत आला सर्विस है, एक बिल्कुल ऐसी है। और बात की जाती है कि रेस्क्यू 1122 जैसे इदारे होने चाहिए हैं और ये आवाम की फलाह के लिए जो है इदारे बनाए जा रहे होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम की बात कर लें, क्या बेहतरीन रिस्पॉन्स टाइम है पूरे पंजाब के अंदर। और हम अक्सर देखते हैं जब हम कनाल पे सफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं कनाल के ऊपर और लोगों की कोताही की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर रेस्क्यू 1122 का रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेहतर। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम देखते हैं कि बर वक्त वो पहुँच भी जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ऐसे सर्विसेज जो हैं वो होनी चाहिए। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और हमसे इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो ना सिर्फ मैं कहती हूँ कि एक जगह पे बल्कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए ताकि हर जो शख्स है जो सहूलियात है उनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। बिल्कुल इस्तेफादा किया जा सके। हम बात मौसम की कर लेते हैं। कल तो ऐसी हवाएं यहाँ पे लाहौर में चल रही थी, ठंडी हवाएं थी और अब रात को बाकी सर्दी भी महसूस इधर तो होना शुरू हो गई है। अच्छा, वाकई सर्दी में महसूस हो रही है हमजा, और जो ठंडी हवाएं से तुम बात करो, अब कल दिन के टाइम भी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी, वो बिल्कुल कल दिन में भी ठंडी हवा चल रही थी। तो मौसम जो है उसने करवट बदल ली है। हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे मुल्क का मौसम कैसा रहेगा आइंदा चंद दिनों में। महकमा डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के सरदार सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। बताइएगा, क्योंकि अब हमें तो महसूस होने शुरू होगी ठंडी ठंडी हवाएं, तो ये मौसम कब तक जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा कि सर्दी जो है वो टेम्परेचर जब गिरना शुरू हो जाएगा मज़ीद? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, नवंबर के स्टार्ट होते ही ख़ासकर आपके नॉर्थ में तो हो जाती है सर्दी, बिलखुसूस रात की, शाम की, रात की और फिर सुबह की सर्दी। तो दिन में तो खैर रहती है धूप वूप, तो इतना सर्द नहीं होता। फ़िलहाल आगे 2 दिन है कुछ हल्का सा वेदर है शुमाली इलाकों में, यानी केपी में, कश्मीर में और जीबी में, उन इलाकों में कुछ लाइट टू मॉडरेट रेन है और ऊंचे पहाड़ों पर कहीं ना कहीं कोई हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।
4 और 5 नवंबर को। तो देखें उसके बाद फिर 6 नवंबर को ज़ाहिर है उसके पीछे फिर कोल्ड एयर आती है, तो फिर सर्दी बढ़ने का इम्कान है। यानी आप कह सकते हैं कि 6-7 नवंबर से फिर इसमें कदरी इजाफा होगा सर्दी में। अच्छा सर, कराची का भी थोड़ा सा बता देना कि आप नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो उधर की भी बात करते हैं, उधर मौसम कैसा है? कराची में तो अभी तक कोई ख़ास सर्दी शुरू नहीं हुई जी। 20, 21, 20-22 इस तरह से मिनिमम टेम्परेचर की ये रेंज चल रही है। अलबत्ता ये हुआ है कि अब खुश्क हवाएं एक तरह से, पहले तो एक तरह से अक्टूबर ट्रांजिटरी मंथ रहता है, कभी शाम में साउथ वेस्टर्ली यानी जुनूब मगरबी हवाएं चलती हैं, तो फिर मौसम कदरे मुतदिल रहा करता था। और शाम में या रात में खासकर रात में और सुबह में हल्की सी खुनकी अब होना शुरू हो गई है। यानी अब टेम्परेचर नीचे आ जाएगा कोई 1 डिग्री 18 से 20 डिग्री के दरमियान कराची का, और फिर ग्रेजुअली, क्योंकि नवंबर का औसत दर्जा हरारत जो है वो भी तकरीबन 17 है, 16.8 जो मिनिमम का औसत। गर्मियों के हवाले से बताइएगा, मतलब कि क्या आप लोग देख रहे हैं, गर्मी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई इस सीज़न में, कम रिकॉर्ड की गई, दौरानिया ज़्यादा था कम था? देखिए इसमें ऑलमोस्ट एवरेज ही रहा। वैसे तो जो एवरेज टेम्परेचर से जो मंथली हम रिपोर्ट वो किया करते हैं, इशू करते हैं इत्तेफाक से, कल ही इसकी अक्टूबर की भी फाइनल की, तो ओवरऑल पिछले मतलब मंथ वाइज अगर आप लें और फिर ज़ाहिर है पूरे सीज़न का लें, तो 3-4 मंथ्स को आप टोटल करके उनकी एवरेज सीजनल लेते हैं, तो स्लाइटली वार्मर देन नॉर्मल, स्लाइटली वार्मर देन एवरेज आप कह सकते हैं कि 1 से 2 डिग्री जी उससे नॉर्मल से ज़्यादा ही रही है गर्मी। सही। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह से बात हो रही होती है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी मौसमाती बीमारियां हम देख रहे होते हैं वो भी हो रही होती है, तो लोग कह रहे होते हैं कि बारिशें दुआएं कर रहे होते हैं बारिशों की, तो कोई बारिशों का भी कोई पता है कि बारिशें कब से होंगी, स्पेल वगैरह इसका कब आएगा? देखिए ये जो 2-3 महीने होते हैं ना, खासकर नवंबर और दिसंबर, ये मतलब वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ होते हैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन। साउथ में तो बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं होती, अलबत्ता नॉर्थ में कोई इक्का दुक्का जगहों पे हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये 4 और 5 नवंबर को एक हल्का सा स्पेल है, वो केपी के जो ऊपर के इलाके हैं, चित्राल, दीर, सवात वगैरह उन इलाकों में, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में हल्की से दरमियानी बारिश कहीं कहीं होगी, और पहाड़ों पर कुछ बर्फबारी होगी। तो आगे कोई कह लें आपके तकरीबन 2 हफ्ते कोई ऐसा ख़ास स्पेल नहीं है। तो 2 हफ्ते तो जी बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन मौसम जो है कुछ नॉर्थ में ख़ास तौर पर मज़ीद ठंड हो जाएगी 2-3 रोज़ तक। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।